सो इन द एनालिटिकल मैटर फॉर मेटासेंट्रिक हाइट हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे और टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल फोर्सेस के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने एक बॉक्स कंसीडर किया है, दैट इज ए बी सी डी नाम से, ठीक है, और वो क्या है, थोड़ा आधा पानी के अंदर डूबा हुआ, ठीक है, आधा से ज्यादा डूबा हुआ। सो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब इट इज फ्लोटिंग, इट इज नॉट गेटिंग सबमर्ज, ठीक है ना, फ्लोट कर रहा है। So the location of center of gravity and center of buoyancy in the position G and B, उन्होंने बता रखा है कि G हमारी क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बॉक्स की, और जो B है वो सेंटर ऑफ बायोंसी। सेंटर ऑफ बायोंसी नीचे होगी, इस केस में नीचे इसलिए होगी क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेस वाटर है वो नीचे की तरफ है, बॉक्स नीचे की तरफ है, तो उसका CG पे होगा जो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा। नाउ द फ्लोटिंग बॉडी इज गिवन अ स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हम उसको थोड़ा सा स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, मतलब ऐसा उसको एंगुलरली धक्का दे रहे हैं इस तरह किसी एक एंगल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, जो कि इस फिगर में बता रखा है। नाउ जैसे ही हम धक्का देंगे तो हमारी जो बायोंसी है वो क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी। बायोंसी इसलिए शिफ्ट होगी क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है वो अब चेंज हो गया पानी के अंदर, दैट मींस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस भी चेंज हो गया। तो अगर वॉल्यूम पानी जो डिस्प्लेस हुआ है वो चेंज हुआ है तो इसका मतलब उसका सीजी भी चेंज होगा। तो उसका सीजी होता क्या है, सेंटर ऑफ बायोंसी। तो सेंटर ऑफ बायोंसी लेट्स से कहीं नई जगह पे शिफ्ट हो गया B1 पे, ठीक है। द वर्टिकल लाइन थ्रू B1 कट्स द नॉर्मल एक्सिस एट M। ये जो एक्सिस थी पहले वाली जो बीच में चल रही है इसको अपन नॉर्मल एक्सिस बोलते हैं। टेढ़ा होने के बाद भी, दैट इज झुकने के बाद भी नॉर्मल एक्सिस तो वही रहेगी। तो अब जो बायोंसी फोर्स की जो लाइन है वो उस लाइन को कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी, दैट पॉइंट विल बी नोन एज M, और M को अपन लोग मेटा सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि सेम रहने वाला, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो तो बॉडी का सेम रहता है। तो वो आपका क्या होगा, वहां से लेके जो मेटा सेंटर तक की डिस्टेंस होगी उसे अपन कहते हैं मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है। और हमको यही निकालना है मेटासेंट्रिक हाइट का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं ना। The angular displacement of the body clockwise direction में causes the wedge shaped prism BOB dash on the right of the axis to go inside the water, while the identical wedge shaped prism represents by AOA dash emerges out of the water। मतलब कि जैसे मैंने बॉक्स को धक्का दिया तो बॉक्स क्या किया, आधा तो पानी के अंदर घुसा, इस पोर्शन से तो क्या हुआ, पानी के अंदर गया, और इस पोर्शन से क्या हुआ, पानी के बाहर निकला, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि वेज शेप है, वेज शेप मतलब होता है एक ट्राइंगल शेप है, ठीक है, मतलब लाइक एन स्ट्रेट लाइन, ऐसा ही मैं बना दूं तो इसको अपन एक वेज बोलते हैं, ठीक है ना। ये वेज शेप है जो शेडेड पोर्शन है। तो एक वेज शेप तो क्या गया, पानी के अंदर गया, और एक वेज शेप क्या हुआ, पानी के बाहर है, ठीक है। तो जो BOB डैश है वो तो पानी के अंदर गया है, और जो AOA डैश है वो बाहर गया। तो आप कह सकते हो कि जो BOB डैश है वो पानी के अंदर गया, इसका मतलब उसको और ज्यादा बायोन फोर्स लगेगा, आप और ज्यादा पानी को धक्का दे रहे हो कहने का मतलब। तो दैट मींस देयर विल बी एन इंक्रीज इन द बायोन फोर्स, है ना, एक बायोन फोर्स इंक्रीज होगा BOB डैश के केस में, या राइट हैंड साइड में जो हमारा बॉक्स अंदर जाएगा उस केस में। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है तो बायोंट यहाँ पे डिक्रीज हो। तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे जब अपन BOB वाला जो डैश हमारा वेज है वो जब नीचे जाएगा तो उसको एक अल्टीमेट ऊपर DFB फोर्स लगेगा, ठीक है। और सिमिलरली जब इधर से AOA डैश वेज जब ऊपर जाएगा तो एक अल्टीमेटली नीचे की तरफ लगेगा, दैट इज नोन एज DFB। तो ये जो DFB और जो इधर वाला जो DFB है जो नीचे लग रहा है, और राइट हैंड साइड में जो फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, ये दोनों क्या करेंगे, कपल बनाएंगे। कपल इन द सेंस ये नीचे लग रहा है ये ऊपर लग रहा है, तो एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनेगा हमारे पास। और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसको रोकेगा, हमने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया उसको रोकने की कोशिश करें, ठीक है। ध्यान रखना ये तभी होगा जब आपका B नीचे है और G ऊपर, ठीक है। अभी इस केस में हमारा है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे इन्होंने वो चीज लिख रखी है, द वेज शेप रिप्रेजेंट अ गेन इन बायोन फोर्स ऑन द राइट हैंड साइड एंड करस्पॉन्डिंग लॉस ऑफ बायोन फोर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर बॉक्स घूमेगा पानी के अंदर तो जिस तरफ से वो पानी के अंदर जा रहा है वहां पे तो क्या होगा, बायोन फोर्स इंक्रीज होगा और ज्यादा लगेगा उसको, ठीक है। और जिस तरफ से उठ रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, वहां पे हमारे पास क्या होगा, बायोन फोर्स लॉस होगा क्योंकि वो पानी से दूर जा रहा है, ठीक है। सो द गेन इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल DFB एक्टिंग थ्रू द CG ऑफ द प्रिज्म BOB। तो यहाँ पे हमने देखा है जो ये प्रिज्म है शेडेड पोर्शन का, इसमें जो DFB लग रहा है ये इस ट्राइंगल के CG से लगेगा। सिमिलरली यहाँ वाला DFB इस ट्राइंगल के, दैट इज AOA डैश के CG से लगेगा। उससे प्रिज्म बोलो या ट्राइंगल बोलो सबसे, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, नाउ द कपल ड्यू टू दिस फॉर्म्स टेंड टू रोटेट द शिप इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज जो भी बोल सकते हो डायरेक्शन। Also, the movement caused by the displacement of center of buoyancy from B to B1 is also in the counterclockwise direction। मतलब कि यहाँ जब हमारा B से B1 शिफ्ट हुआ था तो ये भी अब की बार क्या कर रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, और ये जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये दोनों भी मिलकर क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगा रहे हैं।
इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये वेज शेप वाले फोर्सेस भी एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हैं और जो बायोन फोर्स है वो भी एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमने मान के रखा है कि इट इज इन फ्लोटिंग बॉडी और इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब ये जो मूवमेंट है जो शिफ्टिंग ऑफ बायोन फोर्स की वजह से लग रहा है वो मूवमेंट, और जो इन फोर्सेस की वजह से जो मूवमेंट लग रहा है वो, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, बट उनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर वैल्यू अलग हुई तो फिर ज्यादा हो जाएगा मूवमेंट, हमारा ऑब्जेक्ट इधर ना टोल गिर के वो इधर टोल हो जाएगा इस तरफ, ठीक है ना। तो दीज टू थिंग्स मस्ट हैव टू बी इक्वलाइज्ड, तो ये दोनों चीजें इक्वलाइज होंगी, तो हम इन चीजों को इक्वल ही करेंगे, और इसमें से हम लोग जीएम की वैल्यू निकालेंगे। अब मूवमेंट समझना, मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, मूवमेंट इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब अगर ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट ओ के अलोंग देखना चाहता हूं तो इसकी जो भी डिस्टेंस होगी, दैट इज फोर्स इनटू दैट डिस्टेंस विल बी द मूवमेंट ना, वो उसका मूवमेंट होता है। तो सिमिलरली अब हम मूवमेंट्स की बातें कर रहे हैं सब, ठीक है। ये डीएफबी फोर्स जो डाउनवर्ड लग रहा है वो, और जो डीएफबी फोर्स अपवर्ड लग रहा है, ये दोनों सेंटर के अलोंग अगर अपन इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो दे विल गिव सम काइंड ऑफ अ मोमेंट, ठीक है ना। तो जैसे ये नीचे की तरफ मोमेंट देगा, ये ऊपर की तरफ देगा, तो टुगेदर दे विल गिव अस अ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट। सिमिलरली बायोन फोर्स का भी वैसे ही हो रहा है, ठीक है। तो चलो अपन देखते हैं, पहले अपन कपल ड्यू टू वेजेस निकालते थे। कपल ड्यू टू वेजेस मींस जो मोमेंट वेजेस की वजह से बन रहा है वो अपन निकाल देते हैं, ठीक है। वेजेस मतलब वही एओ ए डैश वाला ट्रायंगल और बीओ बी डैश वाला, जो आधा पानी के अंदर जा रहा है और एक जो पानी के बाहर है ना। Consider toward the right of the axis a small strip of thickness dx at a distance x from O. इस बॉक्स का ये प्लान है, ठीक है ना। हम इस बॉक्स को ऊपर से देख रहे हैं, इस वाले एबीसीडी बॉक्स को ऊपर से देख रहे हैं। लेट्स से इसकी कोई लेंथ l है और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप है छोटी सी, दैट इज dx। हम इस dx को कंसीडर करेंगे, इस पे सारी चीजें देखेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ की क्या है, छोटी सी स्ट्रिप। सॉरी अटक गया, रुकना 2 मिनट। सो अब यहाँ पे लिखा है द हाइट ऑफ द स्ट्रिप, जो स्ट्रिप की हाइट है वो कितनी होगी। अब देखो स्ट्रिप की जो हाइट है ना वो हम लोग यहाँ वेज से निकालेंगे, क्योंकि हम वेज के अंदर उस स्ट्रिप को कंसीडर कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, आर थीटा करके होता है। हम लोग जब आर्क पढ़ते हैं तब आता है ये। मैं कोशिश करता हूँ इसको बनाने की, यहाँ से लेके यहाँ हो गया, और मैं यहाँ पेंसिल ले लेता हूँ। जैसे ट्राइंगल, अगर आपके पास रेडियस आर है और ये एंगल आपके पास अगर थीटा है, तो हम अप्रोक्सीमेटली आर्क जब हम पढ़ते हैं ना तो हम इसको आर थीटा बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस आती है वो, ठीक है। तो हमारे केस में भी ऐसा ही, ठीक है ना, हमारे केस में भी ऐसा ही है। हमारे केस में क्या है, देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल है हमारे पास, ये एंगल थीटा दे रखा है यहाँ पे, और इधर से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है, एक्स है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल के लिए एक्स है। तो अगर मैं उस एक्स को, क्योंकि मेरा जो स्ट्रिप है वो तो एक्स डिस्टेंस पे है, तो मेरे पास ये जो आर है वो एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। So that x into the angle BOB dash, that is this angle BOB dash will be equal to that vertical height, उस स्ट्रिप की जो वर्टिकल हाइट होगी वो हो जाएगी, है ना। तो that will be x into theta, तो वो तो हाइट हो गई ना। अगर उसका एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकालते हैं, हाइट इनटू थिकनेस, मतलब x into थीटा, दैट इज हाइट तो हमने ऐसे की ऐसे यहाँ से ले ली, और थिकनेस उसकी कितनी है, dx, ये dx अपन ने हाइट लिख रखी है ना, अज्यूम कर रखी है मतलब, तो वो उसका हमारे पास क्या हो जाएगा, दिया हो जाएगा। और अगर लेट्स से l उसकी लेंथ है तो एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, दैट इज x थीटा इंटू l इंटू dx, ठीक है। x थीटा तो यहाँ से आ गया हाइट से, उसके अंदर dx को मल्टीप्लाई किया थिकनेस को तो एरिया आ गया, उसके अंदर और l को मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम आ गया। और अगर आप वेट निकालना है तो वेट निकाल सकते हैं अपन रो जी वी से, तो रो जी हमारे पास है और v हमने निकाल दिया, तो रो जी x थीटा l dx, ये पूरा का पूरा हमारा उस स्ट्रिप का वेट हो जाएगा। अभी तक सिर्फ स्ट्रिप का ही निकाला है हम लोगों ने, ठीक है, पूरे बॉक्स का नहीं निकाला या पूरे वेज का नहीं निकालना है हमने, क्योंकि हमको वेज का कपल निकालना है, ठीक है। सिमिलरली इफ अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dx एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर ऐसी की ऐसी अपन एक और स्ट्रिप लेफ्ट में भी मान ले तो सेम उस पे भी क्या होगा, उसका वेट भी यही होगा, बस ये होगा कि these two weights are acting in opposite and hence constitute a couple, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, तो मतलब ये एक तरीके का फोर्स हो गया हमारा पूरा का पूरा, हम इसको ले लेंगे, ठीक है। तो अब इसका अपन मोमेंट निकाल देते हैं, ये मोमेंट कैसा लगा रहेगा, तो मोमेंट होगा दैट इज विड्थ ऑफ ईच स्ट्रिप, सॉरी वेट ऑफ ईच स्ट्रिप इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीस टू वेट, तो दोनों का वजन और दोनों के बीच में कितनी जगह है, तो दोनों का वजन तो कॉमन हमने रो जी एक्स थीटा एल डीएक्स बाहर ले लिया और दोनों के बीच में डिस्टेंस एक्स प्लस एक्स हो गई, मतलब कि
सेंटर से x डिस्टेंस इधर एक स्ट्रिप और x डिस्टेंस इधर एक स्ट्रिप, तो दोनों के बीच की हमने डिस्टेंस ले ली, दैट विल बी टोटल मोमेंट। आप लोगों ने फिजिक्स में अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो 12th क्लास में अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने कि अपना एक डाइपोल होता है, डाइपोल भी एक मूवमेंट बनाता है, कपल बनाता है, ठीक है ना, एक तरफ नेगेटिव माइनस क्यू होता है, एक तरफ पॉजिटिव क्यू होता है। थोड़ा सा मैं स्कोप के बाहर जा रहा हूँ, पर आप लोगों ने देखा होगा उसमें बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 2 वे होती है, और हम जब मूवमेंट निकालते हैं तो हम उस पूरी कपल डिस्टेंस को लेते हैं। तो सेम इज दैट अपन भी यहाँ पे वही चीज कर रहे हैं, हम पूरा बीच में कपल का डिस्टेंस ले रहे हैं, दैट इज x प्लस एक्स। हमारे पास इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल हैव 2 रो जी एक्स स्क्वायर, क्योंकि x 2 है हमारे पास, थीटा है dx हो जाएगा। और अगर मोमेंट ऑफ कपल फॉर द होल वेज निकालना है, ये सिर्फ स्ट्रिप की वजह से मूवमेंट था, अगर आपको पूरी वेज से निकालना है तो दैट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ होल थिंग। ये आ गई एक इक्वेशन अपने पास, ठीक है, दैट इज मोमेंट ऑफ कपल फॉर द होल वेज। तो ये पूरा का पूरा जो वेज था उसकी वजह से जो मूवमेंट बनेगा, इस वेज और इस वेज की वजह से जो मूवमेंट जनरेट होगा वो, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, इस बायोन फोर्स के मूवमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो ठीक है, अब बायोन फोर्स का निकाल देते, ये तो बन गया, इसको इक्वेशन नंबर अपन ने 1 दे दिया कुछ, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू द सेकंड वन, that is moment of couple due to shifting of center of buoyancy from B to B dash। अब वो B से लेट से B dash पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने मोमेंट कैसे लिखा है, इन्होंने लिखा है दैट इज, एक सेकंड, इन्होंने लिखा है FB into BB1, दैट इज, अगर आप डायग्राम पे देखो, हमारा जो फोर्स लग रहा है ये FB यहाँ से लग रहा है, इट इज मल्टीप्लाइंग बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज BB1, ठीक है। हम देख रहे हैं कि ये इस नॉर्मल एक्सिस के अलोंग कितना रोटेट करेगा, तो दैट्स फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज BB1, ठीक है। तो FB इनटू BB1, अब BB1 हम निकाल नहीं सकते क्योंकि B1 का हमारा डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे फिर से वही आर्क का मेथड यूज करेंगे, दैट इज रेडियस इनटू द एंगल। इस केस में हमारे पास जो रेडियस होगा वो होगा दैट इज B इनटू M। हम इस पूरे ट्राइंगल को लेंगे, अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दूं तो मेरे पास ये ट्राइंगल बन गया पूरा का पूरा, ये वाला और ये, ठीक है, ऐसा। तो हम क्या कर रहे हैं, BM इनटू थीटा, ये BM इनटू थीटा कर देंगे, ये BM इनटू थीटा हो गया। और FB क्या है, एक्चुअल में ये वेट है, जो बॉक्स का जो हमारा वेट है, क्योंकि जितना वो नीचे आ रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लगेगा, तो द वेट इनटू BM इनटू थीटा विल बी द मोमेंट बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ दैट इज योर बायोंस फोर्स। तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये मोमेंट जो वेज की वजह से था वो, और जो शिफ्टिंग ऑफ बायोंसी की वजह से था वो, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। हम इन दोनों को यहाँ पे इक्वल रख देंगे, W इनटू BM इनटू थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 रो जी एक्स स्क्वायर थीटा LDX, ठीक है। 2 रो जी थीटा हमारा कांस्टेंट है, हम उसको बाहर ले लेंगे, x स्क्वायर LDX को अंदर रखेंगे, W इनटू BM थीटा थीटा को हम लोग काट देंगे, ठीक है, और आ जाएगा 2 रो जी स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर LDX। अब जो LDX होता है दैट इज लेंथ इनटू द विड्थ, वो क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है, दैट इज एलिमेंटल एरिया। लेंथ को अगर मैं dx से मल्टीप्लाई करूं विड्थ से तो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, तो मैंने उसको dA से क्या किया, रिप्लेस कर दिया। नाउ this x square dA is known as second moment of inertia of the plane of the body at water surface above the y axis। जब आप लोग मैकेनिक्स अगर आपने पढ़ी है या आप पढ़ोगे तो you'll get to know कि जो x square dA होता है it is known as second moment of inertia, ठीक है, और y के along होगा that is this axis, इस एक्सिस के along, ठीक है। तो वहां पे हमारे केस में क्या हो जाएगा, दैट इज, सॉरी, हम उसको लिखते हैं I, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा W इनटू BM इज इक्वल टू रो जी I, ठीक है, ये पूरा 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट x स्क्वायर dA पूरा पूरा सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिमिलरली क्योंकि हमको अभी वो देखना है, क्या बोलते हैं, GM देखना है, तो हम BM को एक बार सॉल्व करते हैं और BM से हम GM निकाल देंगे, ठीक है। BM इज इक्वल टू रो जी I अपॉन W, और W क्या है, W इज द वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी है मतलब वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, जितना उसका वजन होगा उतना वो फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब वेट क्या होता है, ρg v, तो ρg इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, ठीक है। और अपन कह सकते हैं ρg इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज इन द वाटर। तो इस वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज बॉडी को हम लोग उल्टा A लिखते हैं ऐसे, ठीक है, उल्टे हे जैसा लिखते हैं हम लोग, ग्रीक सिंबल है, तो ρg A लिखते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ρg I अपॉन ρg इनटू A। तो ये ρg कट जाएंगे तो BM विल बी इक्वल टू I अपॉन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज। पर हमको BM नहीं निकालना है, हमको मेटासेंट्रिक हाइट निकालना है, दैट इज GM, है ना। तो GM क्या होता है, GM इज BM माइनस BG। अब डायग्राम देख देते हैं, ये हो गया हमारे पास B से लेके M, BM में से अगर मैं BG को माइनस कर दूं तो I will get GM, दैट इज मेटासेंट्रिक हाइट। तो BM तो हमारे पास आ गया, BG कहां से लाए, ठीक है। BG के लिए उन लोगों ने क्या कर रखा है, सिंपल BG वहां पे उन लोगों ने लिख रखा है, ठीक है, दैट इज इसका फॉर्मूला लिख दिया और सामने BG लिख दिया। सर BG हम कहां से लाएंगे, BG आपको या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो आपको निकालना होगा। हम निकाल सकते हो, क्योंकि देखो BG है क्या, B है हमारा सेंटर ऑफ बायोंसी और G है सेंटर ऑफ दैट बॉक्स।
तो बॉक्स का सेंटर तो आप निकाल सकते हो, और आप सिमिलरली बी भी निकाल सकते हो, दैट इज द सेंटर ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। अगर आपको पता है वो बॉक्स पानी में कितना डूबा हुआ है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द सेंटर ऑफ बायंसी आल्सो। तो उससे सेंटर ऑफ बायंसी आ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा, सेंटर ऑफ बायंसी में से आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी का माइनस करोगे तो यू विल गेट द बीजी, है ना, क्योंकि ऊपर से कैलकुलेट होती है टॉप ऑफ फ्री सरफेस ऑफ वाटर से, यू विल इजी कैलकुलेट दी। ये आपका डेरिवेशन है, डेरिवेशन आया है, ठीक है ना, तो बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आया है, तो आप लोग प्लीज इसको देखना, ठीक है। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली चीज समझ में नहीं आती तो जो भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो भी आपको मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है, उनसे आप लोग पूछना, ठीक है, आपको पता लग जाएगा।